रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अंडर ग्रेजुएट लेवल के एनालिसिस के 28वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं किस तरह के सवाल अभी रेलवे द्वारा पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है, एक संख्या दी गई है 81 75 x 45 y2 72 से विभाज्य है, तो y का अधिकतम मान। देखिए 72 से विभाज्य है, 72 का मतलब क्या हुआ 72, मतलब होता है 8 × 9। अब 8 का नियम क्या कहता है और 9 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम के 3 अंक आपको देखने, और अंतिम के 3 अंक में आपको देखना है सैकड़े का अंक, और सैकड़े का अंक अगर सम है तो अंतिम के 2 अंक 8 से कटने चाहिए, और अगर विषम है तो 4 जोड़ने के बाद 8 से कटने चाहिए। ठीक है, ये तो 8 का नियम हो गया। 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए संख्या हमारे पास है क्या? संख्या हमारे पास है 8175 x 45 y और 2। ठीक है, अब आप देखिए y का अधिकतम मान आपसे पूछा जा रहा है, y का अधिकतम मान। अब मैं 72 से चेक करूंगा क्या? देखिए इसको आप देख लीजिए। अब आप देखो ये सैकड़े का अंक क्या है, विषम है, तो लास्ट के 2 अंक किससे कटने चाहिए? 8 से। कब? 4 जोड़ने के बाद। 4 जोड़ने के बाद। तो अगर मैं इसमें 4 प्लस करूंगा तो मेरा यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? 6। अब 6 यूनिट प्लेस कहां कहां पे आता है? एक आता है 8 दूनी 16 और एक आता है 8 सते 56। मतलब या तो y का मान 1 होगा और या तो y का मान कितना होगा? 5 होगा। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। या तो y का मान 1 होगा और या तो y का मान 5 होगा। और क्या हो सकता है? 6 12 8 96, एक 9 भी हो सकता है, एक 9 भी हो सकता है। 8 दूनी 16, 16 ठीक है, 8 सते 56, 5 ठीक है, 12 8 96 9, ये भी ठीक है। ठीक है, ये 3 मान यहाँ पे हो सकते हैं जो कि यूनिट वाला मामला है। अब यहाँ पर आप देखिए इनका सम कितना है? 8 1 9 7 16। वैसे उत्तर तो मेरा 9 आ ही गया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगर इसको 9 से काटना, मान लिया x की भी वैल्यू पूछ रहा, तो 8 1 9 7 16 5 21 21 4 25 25 5 30 और 2 32 32, तो यहीं तक है। अब अगर मैं इसमें 1 जोड़ करके मान लीजिए मिनिमम पूछता तो 33 हो जाता। अब 33 है तो फिर मेरे को y का मान कितना लेना पड़ जाता? ठीक है, दूसरी स्थिति क्या थी? 5 कर देता, 5 कर देता तो ये कितना हो जाता है? 37 37, तो 9 चौके 36, 9 पना 45, तब ये 8 हो जाता। ठीक है, और एक तीसरी स्थिति क्या है? 9 है, तो 32 और 9 कितना हो जाता? 41, 9 पना 45, तब y का मान कितना हो जाता? 4। ठीक, अब अगर आपसे पूछा गया होता कि y का x का अधिकतम मान ज्ञात करें, तो x का अधिकतम मान कितना आ रहा होता? 8। लेकिन y का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो y का अधिकतम मान हो जाएगा 9, और वास्तव में आपको 9 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि y लास्ट के सेकंड डिजिट पर है। यह सवाल देख लीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय में 20, खर्च में 10, बचत में वृद्धि प्रतिशत। जब कभी भी आय व्यय और बचत का मामला हो, वृद्धि और कमी प्रतिशत देके वृद्धि और कमी प्रतिशत पूछ रहा हो, तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात सवालों को लगाने में यह है कि आपकी जो अप्रोच है सवाल को डील करने के लिए वो क्या। देखिए अब व्यय आपको खर्च कितना कर रहा है? 80, तो बट नेचुरल है बचाएगा कितना? 20। क्यों? क्योंकि आय को हम हमेशा 100 लेते हैं। छोटा डाटा कर लेते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। मतलब पूरी कहानी ये है। ठीक है, आय में 20 की वृद्धि हो गई, सीधा आप 20 का गुणा मार दीजिए। अगर ऋणात्मक होती, कमी होती तो मैं ऋण कर देता। खर्च में 10 की वृद्धि, यहाँ 10 की वृद्धि हो गई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखिए 100 और 40, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? 100 - 40, 60% प्लस में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 60% वृद्धि। दिया कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देखिए क्या बोल रहा है, 8/7, 9/11, 15/13 का महत्तम समावर्तक। जब कभी भी HCF निकालते हैं तो HCF में अंश का HCF और हरों का LCM। ठीक है, जब LCM निकालते हैं तो अंश का LCM और हर का HCF। अब मेरी कहानी ये बन गई है कि भैया 8 9 और 25 का मुझे क्या निकालना है? HCF। और किसका है? 7 11 और 13 का मुझे क्या निकालना है? LCM। देखिए अब 8 9 25, इसमें से एक भी ऐसी संख्या नहीं जो किसी से कोई काट सके, तो सीधी सी बात है ये तो एक ही हो जाएगा। और 7 11 13 यहाँ भी कुछ नहीं है, चूंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तीनों का गुणा हो जाएगा, और तीनों का गुणा कितना होता है? 1001।
मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1/1001। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा, रेनॉल्ड मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। निवेश का अनुपात 5:4 था। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में? पहली बात, इस सवाल में 1 मार्च 2019 से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि यहां अगर और कोई दूसरी डेट दी गई होती तब हम समय का कैलकुलेशन करते, उससे हमें कोई लेना देना। दूसरी बात, माह की चर्चा अगर कर दी गई है तो इस वर्ष को भी मुझे किस में बदलना पड़ेगा? माह में। अब आप देखिए, रेन है और मार्टिन है, किस रेशियो में पैसा लगाया गया है? 5 और 4। ठीक है, मार्टिन ने 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दी, मतलब ये 15 महीने तक रहा और ये पूरे 2 साल तक रहा। अब ये क्या हो गया? ये हो गया 120, ये हो गया 60। रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1 का। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 है। समचतुर्भुज की खूबी क्या है? चारों भुजाएं बराबर है। परिमाप अगर 100 है मतलब भुजा तो 25 की है। ठीक है, छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब कभी भी क्षेत्रफल का मामला आता है तो समचतुर्भुज में एक बात आपको और याद रखनी है, वो क्या है? विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए, ये समचतुर्भुज मान लीजिए बना हुआ है, ये कहानी है। अब 100 है मतलब ये तो मैं इसको 25-25 ही रखूंगा, ये सब 25-25 की है। इसका कोई ये वाली ये एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, ये है कहानी। ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। मतलब अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी और डी, तो ये चारों त्रिभुज जो बन रहे हैं ये सब समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब एक विकर्ण की लंबाई 14 है। 14 है मतलब सीधी सी बात ये है, आप इस बात को जरा सा समझिए कि समद्विभाजित करते हैं मतलब मामला आधे आधे का है। आधे आधे का तो छोटे वाले को मैं इसको 7 ले लेता हूं। अब अगर मैं केवल इस त्रिभुज की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में आप देखो एक भुजा 7 है, एक 25 है। 90 डिग्री वाली के सामने कर्ण कहलाती है, तो ये 7 है, ये 25 है, तो ट्रिपलेट से मुझे मिल जाएगा 24, और ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगी। ठीक है, अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। ठीक है, तो 1/2 d1 कितना है? 14 दिया ही था, और d2 आपने कितना निकाल लिया? 24 दूनी 48, 48 2 सत्ते 14, 7 8 56, 6 वाला उत्तर। अच्छा, सब में 6, तो 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, 336 उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। लग गया सवाल? ठीक है ना? तो अगर बेसिक आपको पता है तो सवाल लगाने में मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोई समस्या है। मूल चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल हमसे बोल क्या रहा है और सवाल को हमें डील कैसे करना है। ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों को ये भी पता नहीं होता कि इंसानों को कैसे डील करना है। ठीक है ना? तभी तो धोखा खाते हैं। ठीक है, तो इंसानों को पहचानना, ठीक है ना, सवालों को पहचानना एक ही बात है, इंसानों को डील करना और सवालों को डील करना एक ही बात है। लीडर वही बनता है जिसके डीलिंग अच्छी हो। त्रिविक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को, तिर्यक रेखा होना चाहिए यहाँ पर, तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बने कोणों का अनुपात, बने कोणों का अनुपात। चलिए देख लेते हैं क्या मामला है ये, क्योंकि और तो किसी की वैल्यू इसमें होगी नहीं, एक की वैल्यू फिक्स की जा सकती। देखिए, ये जो दोनों, ये यहाँ पर वैसे अंतःकोण होना चाहिए था, बने अंतःकोणों का अनुपात ये होना चाहिए। अंतःकोणों का अनुपात 2:7 है। यहाँ पे आप देखो, इन दोनों कोणों का जो योग है ये हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। सवाल में बोल रहा है कि 2 + 7 का रेशियो है, ये अगर 180 है मतलब 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगर मैं इसको बड़ा मान लूं तो ये 20 सत्ते ये वाला 140 डिग्री का रहेगा और ये वाला 40 डिग्री। ये कहानी है। या इसको 40 मान लीजिए, ये बड़ा दिख रहा है, इसको 140 कर दीजिए। अब आपको सवाल में क्या कह रहा है? यदि बड़ा कोण y है, बड़ा कोण y है, बड़ा कोण तो ये 140। अब आपसे पूछ रहा है कि 3y - 40 मतलब 3 गुणे 140 - 40 मतलब कितना हो जाएगा? 420 - 40। मेरा उत्तर हो जाएगा 380 डिग्री। लग गया सवाल, ये दिया हुआ। ठीक है ना? बेसिक चीज इतनी थी कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। यहाँ एक बात और भी है, ये वाला कोण और ये वाले कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 40 है तो ये वाला भी 40 ही होगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए,
a प्लस बी बराबर 17 है, a माइनस बी बराबर 9 है, तो 4a² प्लस 4b²। सीधी सी बात है, मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है तो x के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग और y के लिए दोनों को घटा करके 2 का भाग। तो यहाँ पर अगर मैं a की बात करूं तो a बराबर हो जाएगा 17 प्लस 9/2 मतलब 26/2, मतलब कितना हो जाएगा ये 13, और b बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस 9/2 मतलब 8/2, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 4a² प्लस 4b²। क्या आप जरूरत थी 4 को पहले ही बाहर कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, तो 169 और धन कितना है 16, 169 6 75 185 हो जाएगा। 185 में 4 का गुणा करना है, 18 चौक 72, 5 चौके 20, 740 उत्तर हो गया। ये लग गया सवाल। ठीक है, सवाल में कुछ है तो है नहीं। ठीक है, सीधे सीधे वैल्यू थी, इसको तो आप मेंटल कैलकुलेशन से भी कर सकते थे। इस सवाल को देखिए, एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, पूर्ण भरी टंकी को 28 मिनट में, जबकि एक रिसाव द्वारा, मतलब 20 मिनट में भरने वाला भर रहा है, 28 मिनट में खाली करने वाला खाली कर रहा है, दोनों का एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में, देखिए एक है पाइप ए और एक है होल। ठीक है, ये 20 मिनट में भर रहा है, ये 28 मिनट में भर रहा है, ये आपकी टाइमिंग है। 20 और 28 में ये बड़ा है, 4 सत्ते 28, 5 और आ जाएगा तो 28 पंचे 140, मतलब इसकी इफिशियंसी 7 है, इसकी 5। लेकिन ये 7 भरने वाला है, 5 निकालने वाला, 7 में से 5 निकालेंगे बचेगा कितना 2। अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 140/2, मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 70। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। ए बी और सी किसी का एक काम को 6, 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। एक साथ करने पर देखिए मजदूरी का जो बंटवारा है वो या तो काम के आधार पे होता है और या तो क्षमता के आधार पे। अब काम के आधार पे कब होता है, जब तीनों लोग अलग अलग समय पे काम शुरू कर रहे हो या काम एक साथ शुरू कर रहे हो और बीच बीच में छोड़ के चले जा रहे हो, तो तीनों का काम अलग अलग रहेगा। लेकिन अगर तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और काम तीनों ने एक साथ खत्म किया है, तो वहां पर आप कैसे अंदाजा लगाओगे किसने ज्यादा काम किया। सीधी सी बात यह है कि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसको कम काम करेगा, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। यही कहानी यहां पर बन जाती। अब आप देखिए ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, ए कर रहा है 6 दिनों में, बी कर रहा है 10 दिनों में और सी कर रहा है 12 दिनों में। ये टाइमिंग दी हुई है। 6, 10 और 12 का जो एलसीएम है ये तो इसी के अंदर शामिल है। अगर मैं देखूं तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 12 पंचे 60, मतलब वर्क बराबर कितना हो जाएगा 60। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 10, इसकी आएगी 6, इसकी आएगी 5। ठीक है, अब इसी के आधार पर इनको राशि बंटनी है। तो ये जो इफिशियंसी है ये कितना पा रही है 1470 रुपए। ठीक है, मतलब 10, 6, 16, 5, 21 बराबर 1470 है। तो एक की वैल्यू सीधे सीधे मुझे दिख रही है कि ये 70 है। अब आपसे पूछ किसका रहा, बी का हिस्सा, बी ये है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 6 × 70, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 420 रुपया। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए क्या बोल रहा है। 6000 रुपए की राशि पी क्यू आर द्वारा 5:4 आर की तुलना में पी को कितना अधिक धन मिला। 5, 4, 9, 3, 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 1000 रुपए उत्तर हो जाएगा। कैसे हुआ भाई, सीधी सी बात है कि तीनों को मिला करके जो राशि दी जानी है ये कितनी दी जानी है, ये 12 है, सवाल में इसको 6000 बोल रहा है। ठीक है, मतलब एक की वैल्यू 500 रुपए, ये कहानी। अब आपको बोला आर की तुलना में पी को कितना अधिक, अधिक बोले कम बोले अंतर बोले, तीनों में करना क्या होता है, तीनों में हमें करना होता है घटाना है। तो ए आर और पी की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इन दोनों की बात होती है। इन दोनों का फर्क कितना है 2 का, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 500, मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 1000 रुपया। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए क्या बोला है। एक ठोस बेलन को पिघलाकर ठोस घन बनाया जाता है। बेलन के आधार की त्रिज्या 44, इसकी ऊंचाई, आधार की त्रिज्या है, आधार का क्षेत्रफल नहीं है। ठीक है ना, 44 है, इसकी ऊंचाई 14 है, घन की भुजा 11 है, तो कितने घन बनेंगे। देखिए जब एक चीज को पिघला करके बड़ी चीज छोटी चीज बनाई जाती है तो दोनों का आयतन समान होता है। भाई समान तो उसी से बनेगा यार। देखो आप आटा मारते हो तो बड़ा सा मार लेते हो, फिर उसको छोटा छोटा करके बनाते हो, तो जो आयतन रहता है आटे का वो तो वही का वही है। बड़ी रोटियां बनाओगे तो कम बनेंगी, छोटी रोटियां बनाओगे ज्यादा बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक चीज है कि जब संख्या निकालते हैं, संख्या जब निकालते हैं तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, ये हमारी कहानी होती है। दोनों को बराबर करके भी निकाल सकते हैं, वही चीज है, ये बराबर ही कर रहे हैं हम, ये कहानी।
अब देखिए बेलन का आधार की त्रिज्या 44 है। बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोला बनाना है, गोला ही बन रहा है ना, घन बन रहा है, घन के कितना होता है 1 क्यूब। देखिए अब यहाँ ये बोल रहा 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आधार की त्रिज्या कितना दिया गया 44, 44 गुणे 44, और ऊंचाई कितनी दी गई है 14, और नीचे वाले का कितना दिया गया 11, तो 11 3 बार हो जाएगा। ये देखिए 7 दूनी 14, ये कट ही जाएगा, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 4 चौके 16, 16 चौके 64, उत्तर कितना हो जाएगा 64। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। लग गया क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए क्या बोला है। एक व्यक्ति ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है अपनी गति में 50%, 50% का मतलब आधा, वृद्धि कर देता है मतलब 150 हो गई, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि 50% का मतलब होता है 1/2, और वृद्धि हो रही है इसका मतलब ये हो गई 3/2। तो 40 की स्पीड थी, 3/2 कर दिया है, मतलब अब ये कितना कर दिया 20। इसको यद्यपि कैलकुलेट करने की जरूरत आपको होनी नहीं चाहिए, यहाँ पर कलम चलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है सवाल, सवाल आपको कह रहा है कि 50 की वृद्धि करके वापस लौटता। अब देखिए एक आदमी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और फिर उसी जगह से पहली जगह पर लौट करके आ जाता है, तो यहाँ पर जो औसत चाल का फॉर्मूला है वो क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, ये कहानी। अब देखिए एक बार उसकी चाल 40 है, दूसरी बार उसकी चाल 60 है, और नीचे कितना हो जाएगा 40 प्लस 60, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कितना है 2 गुणे 40 गुणे 60, और बटे कितना है 100, 1 2 1 2, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 48 kmph। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए क्या कह रहा है सवाल। एक व्यक्ति 2000 रुपए में 2 टेबल खरीदता है, बाद में वह उन्हें एक टेबल को 5% की हानि पर, दूसरे को 5% के लाभ पर, जिससे उसे 20 रुपए की हानि होती है, दोनों टेबलों का क्रय मूल्य क्या था। 2000 रुपए सामूहिक है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि भैया वो 2000 रुपए का केवल ये एक ही सामान खरीदा होता, कौन सा वाला, टेबल पर जिस पर 5 की हानि हो रही है, मतलब 5 की हानि हो रही है। 5 की हानि होगी तो कितना हो जाएगा, देखिए 10% की वैल्यू 200, तो 5% की वैल्यू 100 रुपए, ये ऋण 100 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे पर 5 का लाभ हो रहा है तो ये भी 5 का लाभ है, तो ये 100 रुपए, यहां भी वही कहानी है 2000 रुपए का प्लस 5%, यही तो कहानी है। और लास्ट में जो उसको मिला, दोनों को मिला करके 20 रुपए की हानि हो गई, ये तो कहानी है। अब देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, तो 100 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 80, और यहां अगर आप घटाओगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये 120, यही कहानी है ना। 2 और 3 का मामला हो जाएगा, 5 4, एक 120 ये वाला आएगा। यद्यपि सवाल के उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए यहां मामला ऐसा रहता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है, इसलिए ये वाला 120 है, और इससे इसको घटाओगे तो ऋण 20 ऋण 100 करोगे, ये वाला मामला कितने का हो जाएगा 80 का, ठीक है। 40 दूनी 80, 40 120, दोनों को मिलाकर के वैल्यू कितनी है 2000, मतलब 5 की वैल्यू है अगर 2000 रुपया, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 रुपया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 तिहाई 1200, एक तो 1200 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी 800। कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सवाल, ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए सवाल क्या कह रहा है। 2 कारें हैं ए और बी, क्रमशः क्या बोल रहा है 72 और 90 किलोमीटर एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती है। यात्रा के लिए कार बी कार ए से 1 घंटा कम लेती है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी। अब यहाँ देखिए टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन केवल एक थीम पर होते हैं। थीम क्या रहती है, दूरी समान है, और यहाँ पर भी दूरी समान है। चाल का दिया हुआ है आपको, अगर दूरी समान है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए ये दिया हुआ है 72, ये दिया हुआ है 90, तो 18 चौक 72, 18 पंचे 90, टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा 5 और 4, दोनों का डिफरेंस 1 है, और सवाल में भी ये 1 है, ठीक है। अब देखो आप, मतलब ये हुआ कि ये 5 घंटे चला, ये 4 घंटे चला, तो 72 की स्पीड से 5 घंटे, तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ स्पीड 72 है, टाइम 5 घंटे है, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी 360 किलोमीटर।
कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ देखिए 1 बराबर 1 आया था, इसलिए मैंने सीधे इसको 5 ले लिया। यहाँ भी आप करोगे तो वही आएगा 90 गुणे 4, 360 किलोमीटर आना है। दोनों उतना ही तो चली। एक नाव 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल 3 घंटे में जाती है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की गति। यहाँ मैंने जो आप लोगों को समझाया था, एक आध सेशन में ये सवाल आया है, देखिए x प्लस वाई, x माइनस वाई 8 है और यहाँ पे टाइम 3 है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसको 1 बनाना है। अब 1 बनाना है तो 8 में तो 3 का भाग जाएगा ही नहीं, 1 बनेगा कैसे? तब अब आपको दिया हुआ है समय, तो देखिए समय बराबर होता क्या है? दूरी बटे चाल। तो एक बार उसकी दूरी 8 है और चाल कितनी है? x प्लस 2। दूसरी बार भी उसकी दूरी 8 है, लेकिन अब चाल कितनी है? x माइनस 2, और टोटल टाइम लग रहा है 3 घंटे। ठीक है, मैं इस 8 को बाहर कर लेता हूँ। यहां से अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 2 प्लस x प्लस 2, और ये दोनों जब इधर जाएगा तो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर ये 3 है। ये कटेगा तो है नहीं, ये जरूर कट जाएगा। तो यहाँ 2x, तो ये कितना हो जाएगा? 16x बराबर ये कितना हो जाएगा? 3 में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 तिहाई 12। मतलब कहानी पूरी आपकी ये बन गई कि 3x स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 12 बराबर कितना है? 0। अब मुझे ऐसी दो संख्याएं चाहिए, गुणा करें तो 36 आए और जोड़े घटाएं तो कितना है? 16 है। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है भाई? 36, 9 चौके 36, ये तो होगा नहीं। 18 दूनी 36 हो सकता है, मतलब माइनस 18 और माइनस 2, माइनस 18 और माइनस 2। ठीक है, 2 बनेंगे। ये माइनस 18 उधर जाएगा तो 18 बनेगा, और 2 उधर जाएगा तो 2 बनेगा। 18 में 3 का भाग दे देंगे, 6 आ जाएगा। 2 में 3 का भाग, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब मेरी जो चाल आ रही है वो कितनी आ रही है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल है ये नाव की। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, 1 मिनट। माइनस 18 प्लस 2 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, एक राशि पर साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष में 10,000 रुपए और 7 वर्ष में 12,000 रुपए होते हैं। ब्याज की दर क्या है? देखिए कितना बढ़िया सवाल है। 5 वर्ष में 10,000 रुपए होते हैं और 7 वर्ष में कितने हजार रुपए हो जाते हैं? 12,000 रुपए। मतलब सीधी सी बात है। देखिए 7 वर्ष में जो मामला है वो कितने का है? 12,000 का, ये भी मिश्र धन है। और 5 वर्ष में जो मामला है वो कितने का है? 10,000 का। मतलब ये एक चीज ये पक्की है कि ये 2,000 रुपए मिले। कितने वर्ष में मिले मुझे? 2 वर्ष में। और ये मुझे क्या मिला है? एसआई। मतलब 2 साल का एसआई 2,000 रुपया, 2 साल का एसआई 2,000 रुपया। ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का जो एसआई है 1,000 रुपया हो जाएगा। 1,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो, ये जो 5 वर्ष में 10,000 हो रहा है, तो 5 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? 5 वर्ष में ये 5,000 हो जाएगा। तो मूलधन आपका कितना हो गया? मूलधन भाई 10,000 आपको मिल रहे थे, इसमें से 5,000 तो ब्याज के हैं, मूलधन 5,000 हो गया। मतलब इसका 1% कितना हो जाएगा? 50। अब आपको निकालना क्या है? दर। तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है SI बटे T इंटू 1%। किसका? P का। SI आपने कितनी निकाल रखी है? 1 साल की SI आपने 1,000 निकाल रखी है। समय आप 1 साल ले ही रहे हो, 1% कितना है? 50। यही तो कहानी। ठीक है ना, काट लीजिए, कितने से आ जाएगा? 20%। ये उत्तर है आपका। SI का कोई भी सवाल वास्तव में मेंटल कैलकुलेशन से ही हल हो सकता है। अब यहां पर एक गलती मत कर देना, एक गलती बिल्कुल मत कर देना। CI में हम क्या करते हैं? अगर CI की यही चीज होती तो हम क्या करते? 10,000 को मूलधन मान लेते, 12,000 को मिश्र धन मान लेते, ये कर लेते। लेकिन यहां वो चीज नहीं है, क्योंकि SI प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ 2 वर्ष की 2,000 है तो 1 वर्ष की 1,000। तो ये जो 5 वर्ष में 10,000 मिला है, ये मिश्र धन है। तो 5 साल में ब्याज 5,000 था, मतलब मूलधन कितना था? 5,000 रुपया। अब 5,000 का ब्याज 1,000 रुपए है, कितने साल का? 1 साल का। तो सीधी सी बात है कि दर कितनी हो जाएगी? 20%। देख लीजिए इसको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 प्राप्त हो। अब सबसे पहला काम, छोटी से छोटी संख्या मतलब मामला LCM का है, और LCM है तो हमारा फोकस सबसे बड़ी संख्या पर। कौन कौन सी संख्या है? 4, 9, 12 और 15। अब 15 है तो 15 का तो 3 गुणे 5 होगा। 4 तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा, ये लीजिए 4 बना दिया। 9 चाहिए तो एक 3 और चाहिए, ये भी दे दिया।
अब 12 तो बना हुआ है, ठीक है, तो 5 तिहाई 15 चौके 60 तिहाई 180, ये 180 हो गया। अब अगर समान शेष बचता है तो हमारी कंडीशन क्या होती है, एलसीएम प्लस समान शेष। अब देखिए एलसीएम आपने कितना निकाल लिया है 180, समान शेष कितना है 3, मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 183। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है सवाल। रिहा अंशिका को एक साइकिल 30% के लाभ पर, अंशिका रूबी को 25% के लाभ पर, रूबी उसके लिए 520 रुपए देती है, तो रिहा ने, देखिए 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30% का मान होता है 3/10 और कितना है 25%, 25% का मान होता है 1/4, मतलब 10 की चीज कितने में बेची गई 13 में, और 4 की चीज कितने में बेची गई 5 में, काट लीजिए 5 दूनी 10, मतलब पूरी कहानी है 8 से लेकर के 13 तक। ठीक है, अब यहां पर खरीदा किसने था, अंशिका ने, और लास्ट में ये चीज गई किसके पास है, रूबी के पास। अब आपको बोला रूबी 520 देती है, मतलब इसने 520 दिए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 40, मतलब उत्तर कितना 320 रुपया, और दिया कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 9 टू दी पावर a बराबर 27 टू दी पावर b बराबर 81 टू दी पावर c, ab बराबर 24c है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या मान। देखिए इस सवाल को जरा आप गौर से देखिए, 9 टू दी पावर a बराबर 27 टू दी पावर b बराबर 81 टू दी पावर c। अब आपसे a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा, अगर 1/a 1/b 1/c पूछता तो सवाल का ट्रैक बदल गया होता। अब यहाँ पर अगर मुझे ABC निकालना है तो सभी का आधार समान करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है, तो ये 2a हो जाएगा, 3 की पावर 3 होता है, ये 3 की पावर 3 भी हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2a बराबर 3b बराबर 4 से, ये कहानी है। एक कंडीशन आपको और दी गई है कि ab बराबर कितना है 24c। यहां अगर मैं a अनुपाते b अनुपाते c निकालूं, देखिए जिसका निकालना उसको छोड़ दो, तो a की वैल्यू 4 तिहाई 12, b की वैल्यू 4 दूनी 8 और c की वैल्यू 3 दूनी, ये कहानी, यही तो कहानी, यही तो कहानी। ठीक है, अब आप खुद एक चीज देखो, a की वैल्यू 12 है, अगर मैं 12 रखूं और b की वैल्यू कितनी है 8 है, ये 8 रखूं, c की वैल्यू कितनी है ये 24 है, और गुणे कितना 6, ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां मुझे क्या दिख रहा है, a की वैल्यू 4 तिहाई 12 ठीक है, b की वैल्यू 4 दूनी 8 ठीक है, c की वैल्यू 24 × 6 ठीक है। क्या मामला है, ये डाटा तो कट ही नहीं रहा, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, गड़बड़ तो नहीं दिख रहा यार, क्या मामला है। अच्छा ये कट रहा, चलो इसको काट लेते हैं पहले, एक बार देखते हैं शायद उससे आ जाए। ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। अब मेरे को दिया क्या है, मेरे को दिया हुआ है AB बराबर 24C, ठीक है। अब गुणे का मामला, तो मैं इसको भी x ले लेता हूँ, इसको भी x ले लेता हूँ, इसको भी x ले लेता हूँ, मतलब मामला क्या है 6x × 4x बराबर 24 और गुणे कितना है 3x, ठीक है। 6 चौके 24, x से x कैंसिल, अच्छा ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 3, गड़बड़ हो रही थी, यहाँ पर मैं x ले लेता, वास्तव में ये गुणा है, गुणा है तो 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई, तो आपसे पूछ क्या रहा है a प्लस बी प्लस सी क्या मान, तो अब आप देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 6 प्लस 4 प्लस 3, मतलब कितना है 13, और 13x तो 13 × 3, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 39, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं, बेसिक क्वेश्चन कहा जाएगा। बात करते हैं अगले। 84 व्यक्तियों को एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 56 दिन लगते हैं, जब 1/4 कार्य पूरा हो गया तो 1/7वें व्यक्ति चले गए, ठीक है ना, शेष कार्य पूरा। अब देखिए मैंने आप लोगों को ऐसे सवालों के लिए बताया था, सवाल की शुरुआत हमेशा वहां से करिए जहां पर आदमी या तो बढ़ रहे हैं और या तो घट रहे हैं। अब आप देखिए यहां पर अगर 1/4 काम पूरा हो गया है, मतलब बचा हुआ काम कितना है 3/4, बचा हुआ काम, अगर यही 84 आदमी कर रहे हैं, 1/7 आदमी चले गए हैं, मतलब बचे हुए आदमी कितने हैं 6/7। अब देखिए कहानी क्या है,
देखिए 56 दिन थे, तो 56 दिन में बचे कितने हैं? बचे हैं 14 चौके 56, मतलब अब कहानी 42 दिन की है। 84 आदमी थे, 84 आदमी में अब 6/7 आदमी बचे हैं, 12 सत्ते 84, मतलब अब आदमी कितने बचे हैं? 72 आदमी। ये कहानी है। मतलब 84 लोगों का 42 दिनों का काम बाकी था और इसको 72 लोगों से कराना है। इतनी ही कहानी है केवल ये। ठीक है, कटेगा क्या? 12 सत्ते 84, 12 छंग 72, 6 सत्ते 42, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 दिन है। मामला तो ठीक है यार ये। 14 42 ठीक है, 14 तिरिक 42, 12 छंग, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 6 सत्ते 42, उत्तर तो 49 दिन आ रहा है। 84 आदमियों का 42 दिनों का काम 72 आदमियों को करना है। बारह आदमी अगर चले गए, when 1/4 of work is completed, 1/7 of the workers leave. In how many total days will the work be completed? क्या बात है? टोटल डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। कार्य को, शेष कार्य को पूरा करने में नहीं है, कुल कार्य को पूरा करने में। कुल कार्य यहां तो 49 दिन आएगा। पहले काम कितने दिन चला था? पहले काम 1/4 दिन तो चला था ना भाई, मतलब 14 दिन तो और चला था काम, तो इसमें 14 और जुड़ जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा? 63 दिन। ठीक है, किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? इंग्लिश वाले के हिसाब से, हिंदी वाले के हिसाब से नहीं। हिंदी वाले के हिसाब से उत्तर अभी भी 49 है। ठीक है, टोटल वर्क की अगर बात होगी तो टोटल वर्क में 63 दिन आएगा। क्यों? क्योंकि 42 दिन काम है, इसके पहले 14 दिन काम हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर शेष काम की बात आएगी तो शेष काम 49 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए। 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 12% की दर पर निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 180 रुपए मूलधन। देखिए, यहां मैंने आप लोगों को बताया था जब 2 वर्ष का मामला रहता है तो 2 और 1 होता है। ठीक है, अगर दर मान लीजिए, दर कितनी है? अगर आर है तो यहां लेते हैं आर और यहां लेते हैं r²/100। ये पूरी कहानी किसकी रहती है? ये कहलाता है SI। और ये पूरी कहानी किसकी रहती है? ये कहलाता है CI। और ये वाली जो कहानी है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है CI माइनस। ये हमारी कहानी। अब 12 की दर है, मतलब पूरा मामला ये है 12 × 12/100, मतलब ये कितना आ जाएगा? 1.44%। और इसकी वैल्यू कितना दे रहा है वो? 180। दशमलव हटा दोगे तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब आपसे मूलधन पूछा, मतलब 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको हम किससे काट दें कि 100 की वैल्यू आ जाए? 18, 36 से काट देते हैं, 36 से तो कट जाएगा। 36 चौके 144 और 36 पंचे 180, यही है। अब देखिए इसमें कितने का गुणा मुझे करना पड़ेगा? 25 का। तो यहां भी कितने का गुणा होगा? 25 का। 25 पंचे 125 और 2 जीरो और, मतलब उत्तर हो जाएगा 12,500 रुपए। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, 21 पेपरों के औसत अंक 50 है, पहले 11 के औसत अंक 52 है, अंतिम 11 के औसत अंक 45 है। 11वें पेपर का देखिए, 21 के औसत अंक 50 है, तो 21 का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 21 × 50, मतलब कितना हो जाएगा? 5 × 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। प्रथम 11 का योग, प्रथम 11 का योग कितना हो जाएगा? कितना दिया हुआ है? 52 दिया है ना, 11 × 52, तो कितना हो जाएगा? ये 2, 5 2 7 और ये 5। और अंतिम 11 का, अंतिम 11 का योग कितना है? कितना दिया हुआ है? ये 45।
तो 11 गुणे 45 कितना हो जाएगा, ये 5, 5 4 9 और ये 4। अब आप देखिए इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितने अंक बन रहे हैं, 22। तो 22 का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 5 2 7 9 7 16, 5 4 9 और 1 10, 1067 आएगा। और 21 का जो योग है, 21 का जो योग है ये कितना है, 1050। अब आप इसको घटा दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा सर, ठीक है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। एक तरीका तो ये मेंटल कैलकुलेशन का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए 50 ये 2 कितना बढ़ गया, 2 11 में बढ़ा मतलब 22 प्लस हुआ, 22 प्लस हुआ, ठीक है। 50 और 45 कितना कम हुआ, 5, 11 में कम हुआ, 11 5 55। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, -33। अब ये नुकसान किसका होगा, लास्ट वालों का भी नुकसान नहीं होगा, शुरू वाले का भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान उस आदमी का होना है जो बीच में है, इधर भी शामिल है उधर भी शामिल, और वो 11वां व्यक्ति है। तो उसको मिलना था बेचारे को 50, उसको 33 कम मिलेंगे, कितना मिलेगा 17। और यही आपके सवाल का जवाब है। यह तरीका समझ में नहीं आया हो तो बेसिक तरीका ये है, इससे आप सवाल को लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोला है, किसी आयताखेत खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 10:3 है। चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 6240 रुपए है, ठीक है। खेत का क्षेत्रफल देखिए, अब जो बाड़ लगाई जाती है वो कैसे लगाई जाती है, यही लगाई जाएगी, परिमाप में ही तो लगाई जाएगी, ये बाड़ तो यही लगाई जाती है, ठीक है। मतलब अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 6240 रुपए खर्च हुए हैं 12 रुपए के रेट से, यही है ना कहानी, यही है। तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 520 रुपए खर्च हुए, मतलब परिमाप 520 है। अब यहां अगर मैं देखूं तो 10 + 3 बराबर 13, 13 बराबर कितना है 520, मतलब एक की वैल्यू हो जाएगी 40। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 40 मतलब कितनी हो जाएगी 400। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 40 मतलब कितनी हो जाएगी 120। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है इन दोनों का गुणा। तो 12 चौके 48, 1 2 और 3 0 है। अरे यार, ये 2 गुणे लंबाई इधर चौड़ाई होता है ना, ये 20 आएगा ना, तो उसे काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 20। ये इतना वाला डाटा आप हटा दो थोड़ा सा, 20 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 20 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 20 मतलब कितना 200। और ये आ जाएगा 3 × 20 मतलब कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इन दोनों का गुणा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 6 दूनी 12 और 3 0, कितना हो जाएगा उत्तर 12,000। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। त्रिभुज एबीसी में AB और BC पर क्रमशः 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समांतर AC। देखिए ये त्रिभुज एबीसी है, ये है A B और C। क्या बोला है, 2 बिंदु किस पर है, AB और BC पर। यहां पर एक बिंदु D है, यहां पर एक बिंदु E है, और इसको अगर हमने मिला दिया तो ये समांतर हो गया इसके। अब ये समांतर अगर इसके है, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज BDE समरूप होगा त्रिभुज AB। और अगर ये समरूप है तो भुजाओं का अनुपात, परिमाप का अनुपात, अंतःत्रिज्या का अनुपात, सॉरी परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, लंब, इन सब का जो अनुपात है वो समान होगा। लेकिन जब क्षेत्रफल की बारी आएगी तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सवाल में हमसे पूछ रहा है एडी, एडी कितनी है 3, और AB कितनी है, AB कितनी है 8। ये कहानी, ठीक है। छोटे त्रिभुज का दे दिया, ये 8 है, ये 3 है AD, तो ये वाली 5 हो जाएगी, छोटे वाले की 5 हो जाएगी, ठीक है कहानी। अब आपको बोलना त्रिभुज BDE और चतुर्भुज DECA। अब यहां आप देखो कि चतुर्भुज BDCA कैसे निकाल सकते हो आप, उसको तो आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो चतुर्भुज BDCA जब आप निकालोगे तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से हमें घटाना पड़ेगा BDE के क्षेत्रफल को, तभी तो हमें ये वाला हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज किसका, ये BDE का क्षेत्रफल। यहां देखो ABC की जो भुजा है वो कितनी है 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। BD की भुजा कितनी है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 64 है, और ये कितना है 25।
अब आपको एबीसी और इसका निकालना है। त्रिभुज एबीसी और अनुपाते चतुर्भुज क्या होता है ये, बीईएसी। बीईएसी। अब देखिए एबीसी का तो आप सीधे सीधे निकाल चुके हो, ये 64 होगा। इसका एबीसी का नहीं है क्या? अच्छा बीडी का पूछ रहा है, ठीक है बीडी कर देते हैं इसको। और बीडी का क्षेत्रफल तो आप 25 निकाल चुके हो, जहां 25 है वही आपका उत्तर है। ये देख लीजिए, ये वाला उत्तर हो जाएगा। वैसे ये वाला कैसे निकलेगा, देखिए बड़े वाला का 64 है, इसमें से 25 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39। ये कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, 25:39। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, सवाल क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/sin² प्लस 1/cos²। देखिए अगर मैं स्क्वायर रूट को, चलिए अभी मैं स्क्वायर रूट को किनारे रखता हूं, सवाल अभी हम ये मान लेते हैं, और प्लस 1/cos²। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि रेलवे में अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसमें केवल दो चीजें पूछी जा रही हैं, एक वैल्यू और दूसरी आइडेंटिटी। अब आप देखो कि यहाँ पे आइडेंटिटी कैसे बन रही। अब आप देखो ये क्या मामला है, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये बनेगा, और यहां ऊपर क्या बन जाएगा, ये cos² प्लस sin²। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। यही तो आइडेंटिटी है। अब अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो ये 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, नीचे क्या हो जाएगा sin A, और कितना हो जाएगा ये cos A। ठीक है, 1/sin A cos A। पहला वाला तो होगा नहीं, तीसरा वाला भी नहीं होगा, tan A cot A नहीं होगा। tan A cot A कैसे हो जाएगा, cos A कैसे के हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तब उत्तर ये वाला होना चाहिए। खैर इस फॉर्मेट में नहीं, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। tan A का मतलब क्या होता है, साइन बटे कॉस और प्लस कॉस बटे साइन, ये है मामला। तो अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कॉस साइन और sin² प्लस cos², ये कितना बच जाएगा 1/cos, और यही मेरा ये भी आ रहा है, यही मेरा ये भी आ रहा है। ठीक है ना, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां देखिए आंसर को भी एक बार आपको हल करना पड़ेगा क्योंकि सेम फॉर्मेट नहीं दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी मैं बोल रहा हूं कि आइडेंटिटी का। यहां भी आप देखो sin² cos² वाली आइडेंटिटी लगी हुई है और यहां भी लगी हुई है, उसके बगैर सवाल हल नहीं हो पाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या बोला है, रितु के पास 400 आम है, 60 आमों को 25%, 80 आमों कितना, 120 आमों कितना। मामला वही आय बे बचत वाला ही है। टोटल में प्रतिशत लाभ प्रतिशत कमी दे रहा है और प्रतिशत लाभ प्रतिशत कमी आपसे पूछी जा रही है। अब आप देखो टोटल बंदे के पास, उसके पास कितने आम थे, 400, जिसमें से उसने 60 आम एक रेट पर बेचे, प्लस फिर कितने हैं 80 आम उसने एक रेट पर बेचे, प्लस 120 आम उसने एक रेट पर बेचे और 140 आम उसने एक रेट पर बेचे। 20 से तो सभी कट जाएगा, तो 20 से अगर कटेगा तो मैं इसको कर लेता हूं 7, 6, 4, 3 और ये 20। टोटल उसके पास आम कितने हैं, 20 है। 4, 3, 7, 6, 13, 7, 20। ठीक है, 60 आमों को 25% लाभ, यहां पर लाभ कितना है 25। ठीक है, 80 आमों को 20% लाभ, यहां लाभ कितना है 20। 120 आमों को 10% लाभ, मतलब यहां लाभ कितना है, और इस पर क्या हुआ है, हानि हुई है, तो ये माइनस। अब आप देखो ये 25 तिहाई 75 प्लस 20 चौके 80 प्लस 10 छक्के 60, इसको x ले लेंगे। ठीक है, और ये माइनस कितना है 140, ये 140 और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 75। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75/20, 5 से काटेंगे तो 15/4, मतलब 3 सही 4 तिहाई 12, 3 सही 3/4% लाभ होगा उसको। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है उत्तर। हानि नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लाभ हो रहा है क्योंकि मामला प्लस में है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए मामला किसका है ये, अच्छा ये तो मामला उसका हो गया। ठीक है, इसका मामला हो गया सिंप्लीफिकेशन का। पहले तो आप इसी को हल करेंगे। अब आप देखो इसको हल करेंगे तो 6 तिया 18, 5 तिहाई 15, यही आएगा ना। मतलब ये पूरा मामला कितना हो जाएगा ये, चलिए मैं इसको अलग से कर लेता हूं। 1 - 15, देखिए 1 - 2/3 है, और गुणे कितना आ गया ये ऋण 14, और धन कितना है 3/2। यही कहानी है।
अब तो ये कुछ होगा नहीं, ऋण का ऋण गुण के साथ होगा, तो 28/3 आ जाएगा ये। तो 1 धन 28/3 और धन 3/2, ये इसको एक कर लीजिए। 3 दूनी 6, कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या? ये 6 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, ये 56 हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, ये 9 हो जाएगा। 9 6 15, 6 21 और 50 71, 71/6 मतलब 11 6 के 66, 11 सही 5/6 आना चाहिए। अच्छा नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है, यही कर लीजिए 71/6। सवाल में कुछ है नहीं होगा, एक्चुअल में एक चीज चेक करना चाह रहा था कि आप ऐसा तो नहीं कि ये ऋण आ रहा होगा तो हमारे बच्चे फिर क्या करेंगे कि यहाँ गड्ढमड्ढ कर देंगे, 2/3 और ये ऋण वाले में यहाँ पे मामला जाकर के वो गड्ढमड्ढ हो जाएगा, और धन का अगर ऋण हो गया तो सवाल गलत। कहो ऑप्शन भी दिया हुआ हो उसका, इसको देख लीजिए। 0.8 और 9.8 के बीच का मध्यानुपाती, 0.7 और 0.2.8 के बीच का तृतीयानुपाती। देखिए मध्यानुपाती बराबर होता क्या है भाई? मध्यानुपाती बराबर होता है √AB, और तृतीयानुपाती बराबर क्या होता है? तृतीयानुपाती बराबर होता है B²/A। यही तो कहानी बनती। अब आप देखिए मध्यानुपाती की अगर मैं बात करूं तो पूरा मामला है 0.8 और गुणे 9.8। अभी फिलहाल मैं दशमलव को भूल जाता हूं, या अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप इसको 10-10 कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, 49। ये पूरा मामला देखिए क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये क्या है मामला, 2 गुणे 7 गुणे 7, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 दूनी 4 सते 28, 28 और 28/10 मतलब मामला कितने का हो जाएगा, 2.8। ये हो गया इसका मध्यानुपाती वाला। मध्यानुपाती आपने कितना निकाल लिया है, 2.8, ठीक। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती किसका निकालना है, 0.7 का और 2.8 का। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 2.8 का, तो 2.8 B² करना है तो 2.8 × 2.8 हो जाएगा, और बटे कितना है 0.7। तो ये काटेंगे तो 7 चौक 28, 28 चौके 4 8 32, और 4 दूनी 8 और 3 11, 11.2 आएगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, ये अब इनका रेशियो निकालना है, तो 2.8:11.2, दशमलव दोनों को हटा दीजिए। इससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या, 2 आ रहा है, 14 से कट रहा है क्या, 14 दूनी 28, 14 8 112, अच्छा सीधा सीधा ही कट रहा है, 1:4। ये मेरा उत्तर है, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। सवाल में कुछ है नहीं, दशमलव में जरूर गड्ढमड्ढ मत करिएगा, नहीं तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए संख्याएं 8 5 3 के प्लस 1 का औसत 4 है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5, औसत 7। अब देखिए सम कितना होना चाहिए इसका, 8 + 5 + 3 + k + 1 बराबर 7 × 5, ये होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 8 5 13 3 16 और 1 17, मतलब 2k बराबर कितना हो जाएगा, 35 - 17 बराबर कितना, 18। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 मतलब कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। ये उत्तर है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में 44% छात्राएं हैं और पुरुष छात्र, देखिए बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के हमेशा कितना होता है, कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। अगर गर्ल्स की संख्या 44% है तो बॉयज की संख्या कितनी होगी, 56%, तभी तो ये मिलाकर के 100% बनेगा, और 56% की वैल्यू ये दे रहा है 42। अब आपसे पूछ क्या रहा, कुल छात्रों की संख्या, मतलब सवाल में आपको बोला 56% बराबर 42 है, और 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए काटेंगे, 14 चौके 56, 4% और 14 तिया 42, इसको 4 को 100 बनाने के लिए 25 का गुणा, तो यहाँ भी 25 का गुणा, तो 25 से आई 75, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता। आप लोगों ने ये देखा होगा कि सवालों में होता कुछ नहीं है। हाँ एक बात जरूर है कि सवाल, बड़े सवाल देख करके और डाटा देख करके हम घबराने लगते हैं और जबरदस्ती के कैलकुलेशंस करने लगते हैं, और उसी में हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा पेपर नहीं निकल पाता। मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना तो बिल्कुल नहीं है, मैं केवल और केवल आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि सवालों को देखना कैसे है, सवालों को अटेम्प्ट कैसा करना है। मैं अपने प्रयास में किस हद तक सफल हूं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।